जिन्हें आप रोज देखना चाह रहे थे, यही मेरे पहले स्टूडेंट हैं, यही मेरे एक आदर्श हैं, जिन्होंने मुझे एक जीने की राह दी कि जिंदगी अपने लिए नहीं जी जाती है सर, दूसरों के लिए जी जाती है। इन्होंने मुझे सिखाया था, यही मेरे पहले स्टूडेंट हैं और इन्होंने के द्वारा ये प्रेस किया गया था कि नहीं सर आप कर सकते हैं ये काम और आपको करना ही पड़ेगा। सभी बैठ जाएं अपनी जगह पर। आज मुझे गर्व है कि मैं ऐसे शिष्य को पाकर गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं आज स्वयं स्वागत करना चाहूंगा पुरुषोत्तम जी का। गोपाल सर, अतुल एकेडमी के डायरेक्टर महोदय, सर का तिरंगा से स्वागत करें। संजय सर का तिरंगा से स्वागत करें। सर वर्तमान में धार में आरआई पद पर पदस्थ हैं। मैंने जीवन में बहुत कुछ इनसे सीखा। एक वक्त ऐसा आया था कि स्पोर्ट्स जब इन्होंने पहली बार इनको मिला कि पूरे जिला खेल कराना है, तो मैंने पहली बार देखा कि ये सबसे पहले मेरे घर पे आए, बोले कि सर आपको आना ही है, भले आपकी उम्र निकल गई है, स्पोर्ट्स लायक नहीं है, फिर भी आपको आना ही पड़ेगा, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए आइएगा। मैं आपको इस मकसद से बुला रहा हूं कि आपको मैं सम्मानित करना चाहूँगा। और जिन्होंने मुझे गोला सिखाया था सुरेंद्र सर को, और मुझे जो हाई जंप सिखाया था जाट सर को, मैं इस बहाने मैं आप लोगों का सम्मान कर पाऊँगा, क्योंकि ये जो भी मैं हूँ आप सबकी बदौलत। और पूरे जिले में मैंने अभी तक जितनी उम्र मेरी निकल गई इतने गेम्स मैंने देखा। पहले ही ऐसे आरआई थे जहां किसी प्रकार का जो स्पोर्ट्स करने जाते हैं जो भी खिलाड़ी, पूरी तरह से निःशुल्क रूप से भोजन इन्होंने कराया जब तक स्पोर्ट्स चला है, और रहने की उत्तम व्यवस्था करी। मैंने देखा कि ये डीजी तक ऐसी व्यवस्था नहीं करते और गृह मंत्रालय जैसे तक ऐसी व्यवस्था नहीं होती जो एक ओहदे में रह कर के आप ये कार्य किए हैं। एक प्रेरणादायी है और एक पुलिस के लिए आदर्श सूचक है ये। दूसरा, जो जब मैं यहाँ पर पहली बार स्पोर्ट्स में कदम रखा था, खासतौर से ट्रेनिंग सेशन में, कुछ अपना अनुभव सर शेयर करेंगे अपने जमाने का, और कुछ आप जो जाने वाले हैं आपको आशीर्वाद सूचक पुरुषोत्तम जी। थैंक यू वेरी मच सर। सर का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, अतुल एकेडमी का, और सभी जो उपस्थित मेरे नव युवक, इस नई जनरेशन और नई पौध, नई फसल जो यहाँ पर उपस्थित मैं मेरे सामने देख रहा हूँ, उनको भी अनंत शुभकामनाएं। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो मैदान है बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है। ये बड़ी तपोभूमि है। इंदौर की कई पीढ़ियाँ इस तपोभूमि में अपना अभ्यास करके और यहाँ से कई अवार्ड्स जीत चुके हैं, चाहे अर्जुन पुरस्कार हो, विक्रम एकलव्य, चाहे द्रोणाचार्य, कई यहाँ से निकले हैं इस नूतन स्कूल के ग्राउंड से। और बहुत ही ऐतिहासिक ये स्टेट टाइम का स्कूल है। यहाँ मेरा भी एनसीसी का कई कैंप यहाँ पर लगे हैं, और पुलिस में जब मैं एज ए कांस्टेबल 2002 में भर्ती हुआ था, उसका 100 मीटर भी यहीं हुआ था, बिल्कुल ये सीधा वाला, वहाँ से स्टार्ट होता था और यहाँ फिनिश होता था। इधर 100 मीटर का हमारा ट्रायल हुआ था। तो बहुत सारी लेगेसी अपने आप में समेटे हुए ये ग्राउंड, जहाँ पर आप इस कहते हैं ना कि एक प्लेस होती है, एक आसन होता है जो आप इसको लगाते हैं, जिस पर रोज अभ्यास करते हैं, तो उसमें अपने आप में ऊर्जा जनरेट हो जाती है। ये वही मैदान है
जहाँ आप ये सब कर रहे हैं तो अपने आप ही नेचुरली आपको सब ये सारी ताकत मिलती है, और ये स्थान आपको मिला है, ये आपका भाग्य है, पहली चीज़। दूसरा, आप जो कोच आपके सर हैं, ओपी सर, आप बहुत ही अच्छे एक व्यक्ति को चुने हैं, बहुत अच्छे हाथों में आपका फ्यूचर है। जो भी चीज़ आपने डिसाइड की है वो आपको मिलेगी 100%, क्योंकि खुद कहते हैं ना कि मैंने अभी एक दिन वीडियो देखा था कि यूट्यूब पर, जिसमें एक घोड़ा जिसके ऊपर काठी वाठी लगी हुई थी, उसके तंग पाथड़े बोलते हैं उसको देसी गाँव भाषा में, वो कसा हुआ और लगाम कसी हुई, उसका एक कुत्ते का बच्चा जो है उसको दौड़ा रहा था। तो घोड़ा जहाँ जहाँ वो कुत्ते का बच्चा उसकी डोरी को पकड़ के जा रहा था, उधर उधर वो घोड़ा जा रहा था। तो घोड़े को अपनी असली ताकत पता नहीं थी, वो कुत्ते का बच्चा उस घोड़े को घुमा रहा। ठीक है, तो जब आपकी लगाम अच्छे हाथों में नहीं होती है तो वैसे ही कुत्ते के बच्चे आपको जो है चाहे जो घुमाने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी जो लगाम है आपकी बहुत अच्छे हाथों में है। ढेरों है कुकुर मुत्ते की तरह, हर YouTube चैनल पर देखोगे आप तो सुबह से सैकड़ों बाबा अपना वो दिखाने करते हैं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए। ढेरों यूट्यूबर हैं, बहुत सारे कोचेस हैं, तो जिनको 4 दिन YouTube पर कोई कहानी देखेंगे, 5वें दिन वो खुद कोच बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जन्म लेते हैं, हर रोज नए जन्म लेते हैं। ये जो पर्सनालिटी खड़ी हुई है, ये वो पर्सनालिटी है जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, ऑल इंडिया में और कई नेशनल्स में मेडल निकाले हैं, पुलिस विभाग के लिए मेडल निकाले हैं, और शायद आज 60 का ईयर का एज लगभग होने में आया उनका, 55 लगभग हो गया होगा, 55 से 60 में चल रहे होंगे। मगर आप कोई भी उनके पेट में इस तरह की चर्बी जो अपने हाथ से नहीं पकड़ सकते, ऐसी है। तो जबकि पुलिस विभाग में आने के बाद में इस तरह से पेट हो जाता। तो आप एक अच्छे पर्सन के साथ में हैं, आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। मैं अभी आपको वहीं पर आके बताऊंगा कि किस तरह से जो मेरा 2000 में सन 2000 में मैं हरदा से यहाँ आ गया था कुछ करने के लिए। तो यहाँ पर एक इमली का पेड़ है, लकी वंडर्स और स्पोर्ट्स वंडर के वहाँ पर भैरू बाबा का मंदिर है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था, पहले टेलीफोन भी नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, डायरी में किसी का नंबर लिख के लाया था। लकी वंडर्स में मेरा एक दोस्त यहाँ पर कबड्डी खेलता था, गांव से उसी का नंबर लेकर आया था। नंबर उसका नहीं था, उसके मकान मालिक का लैंडलाइन नंबर था। तो मैंने ग्राउंड पर आकर शाम को देखा तो वो आया ही नहीं उस दिन। पूछा तो बोल पता नहीं कहीं यहाँ कहीं किराए से रहता है। तो मैं एक बैग में 650 रुपये लेकर हरदा से आया हुआ था। मैंने यही रात भर इसी भैरव मंदिर पर ही बिताया, पूरी रात मच्छर काटा मुझे, टॉवेल ओढ़कर मैं सोया रहा। पहली नाइट मेरी इंदौर में यही थी, इसके बाद में ये मेरी तीसरी जॉब है। ठीक है, और मेहनत करने वाले के लिए इंदौर बहुत फलता है। यहाँ कोई भूखा नहीं मरता है, माँ देवी अहिल्या का आशीर्वाद है। यहाँ पर लोग भूखे जागते जरूर हैं मगर भूखा सोता कोई नहीं है, ये आशीर्वाद है। यदि ये शहर लील भी जाता है निकम्मों को, निकृष्टों को, नकाराओं को, लौंडीबाजों को, जो महिलावादी होते हैं उनको, कि जो अपना काम छोड़कर इस तरह के धंधों में यहाँ आते हैं। कई बड़े बड़े लोग, उनके बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आए, वो यहाँ पर आकर मॉल घूमने लगे, गाड़ियाँ ले ली, रैशिंग करने लगे, नशा करने लगे, लड़कीबाजी करने लगे। ठीक, यहाँ पर सब कुछ है आपको बिगड़ने के लिए, और वो सब कुछ है आपके भविष्य को सुधारने के लिए। आपको डिसाइड करना है कि क्या हमें करना है। आपको मुश्किल से ये शहर 10 साल लेता है, 10 साल। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशन में आप नौकरी जॉब ढूंढना चाहते हैं तो 10 साल ओनली। आप 10 साल अगर यहाँ पर मेहनत करेंगे तो आप आपकी 3, 4, 5 पीढ़ियां सुधार चुके होते हैं। ये शहर वो शहर है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब सबसे पहले मैं इधर आया तो मेरा 10 साल का कांस्टेबल का टेन्योर रहा, और उसके बाद में फिर सेलेक्ट हुआ। एरोड्रम थाने में मैं कांस्टेबल था। तो सिलेक्शन होने के बाद में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कोचेस को ढूंढते हैं कि भाई हम कैसे तैयारी करें, सब अनुभव नहीं रहता है। अभी तो बहुत है, उस समय तो ऐसा कुछ माहौल ही नहीं था कि इस तरह की कोचिंग चलाई जाती रही होगी, और न पढ़ाई वाली कोचिंग है और ना ही फिजिकल की ट्रेनिंग देने वाले कोई लोग थे। और बहुत समय बाद भर्ती आई थी, ठीक है, लिमिटेड पोस्ट आई।
तो मेरे साथ के जो पुलिस के कांस्टेबल्स थे वो भी काफ़ी सेलेक्ट हुए, तो उन्होंने कहा कि हमने कोच कर लिया है और तुम भी चलो वहाँ पर देखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैं रामबाग आया तो हमने देखा कि वहाँ पर एक कोई कोच थे जो बूढ़े बुजुर्ग टाइप में थे, और काफ़ी बड़ा उनका पेट निकला हुआ था, ट्रैक सूट पहने हुए एक कुर्सी पर बैठे हुए। वो 10-20 बच्चे जो भी आए उनको 5,000 रुपये उस समय वो लेते थे, एडवांस जमा कराते थे। तो मैंने कहा मैं देखूंगा 2-4 बार, क्योंकि मैं खुद ही खिलाड़ी रहा, तो मैं देखूंगा कि वो है या नहीं इस लायक कि मुझे शिक्षा दे पाए। देखा तो वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, लड़के आए, उन्होंने अपने आप पीटअप हुए, थोड़ा वार्म अप किया, इसके बाद उनको कहा कि जाओ राउंड लगाओ। उन्होंने 8-10 राउंड लगाए, और 8-10 राउंड लगाने के बाद में फिर उनको कह दिया कि ठीक है अब आपस में प्रैक्टिस कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, ये कर लो, और वो वहीं बैठे रहे, किताब पढ़ते रहे या जो भी है। तो मैंने देखा कि वर्कआउट हो गया, सब कुछ हो गया, और वो वहीं पर खड़े हुए हैं, या उन्होंने किसी प्रकार का कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पर मैं मेरे 5,000 रुपये नहीं बिगाड़ूंगा, मैं 5,000 रुपये की डाइट ले लूँगा और वो करके मैं इतना तो मुझे खुद ही आता है, मैं कर लूँगा। क्योंकि 5 गेम्स थे उस समय, तो हर गेम में मैं माहिर नहीं हो सकता था। मैं रनिंग में हो सकता था या कुछ और चीज़ में, तो हाई जंप, गोला फेंक और इन सब चीज़ों की टेक्निक्स मुझे सीखनी थी। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं किसी को ज़्यादा जानता नहीं था यहाँ पर। तो मैंने कहा यार ओपी सर और हम खेलने जाया करते थे साथ में पुलिस गेम्स में। मैं 2002 से पुलिस में हूँ, मेरे को 22 साल हो गए। आपको लग रहा होगा कि ये नया भर्ती का आदमी है, ठीक है। मेरी उम्र 45 साल की है ना। ये बात अलग है कि मेरा पेट नहीं निकला हुआ है। और 22-23 साल की मेरी जॉब है ना। 2000 में मैं यहाँ ग्रेजुएशन करके आ गया था, आज से 24 साल पहले। ओके, तो अभी भी आप जैसे लोगों के साथ ही मैं दौड़ता हूँ और बढ़िया उनको छकाता हूँ और हराता भी हूँ ग्राउंड में वहीं पर। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई? ये इन्हीं से आई। तो इनको हमने देखा था दौड़ते हुए, तो मैंने कहा कि हम चलते हैं वहाँ, उनको एक बार ट्राई करते हैं। तो बोले नहीं ये बहुत अनुभवी हैं और पहले से कोच रहे हैं और इस तरह से रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि नहीं यार मुझे तो नहीं जमता। हम 2-4-10 लोग इकट्ठा हुए और जो कोच के विहीन काम कर रहे थे, बिना कोच के। हम सर के पास गए तो सर जो है चादर ओढ़ के इनके घर पे 11-12 बजे होगी, 10-11 बजे दोपहर का टाइम रहा, ये कंबल ओढ़ के ऊपर बाहर घर के सामने ही सो रहे थे। हमने कहा उठाया इनको, तो बोले कि सर हमको सिलेक्शन हो गया। अरे बोले बधाई हो। मैंने कहा सर मुझे ट्रेनिंग देना है रनिंग की। तो चूंकि रनिंग कोच के लिए ही हम इनके पास गए थे। तो बोले कि यार मेरा तो 6 से 12 और 12 से 6 का टाइम चलता है नौकरी का, और मेरे से तो संभव नहीं, और मैंने आज तक ये किया नहीं। तो खिलाड़ी थे ये, इन्हें ये नहीं पता था कि मैं कोच भी बन सकता हूँ। इन्हें इनकी ऊर्जा, इनकी जो ताकत है उसका पता नहीं था। कहते हैं ना कि भगवान माता सीता को जब भगवान हनुमान जी और ये सब ढूंढने गए थे, तो हनुमान जी को उनकी ताकत का अंदाजा जामुन जी ने लगाया, बताया था कि भाई तुम ये पेड़ों पर उछल कूद के लिए भर्ती नहीं हुआ, तुमको समुद्र पार जाना है। वो अपनी ताकत भूल चुके थे। वो बचपन में हनुमान जी बड़े शरारती थे। रघुवंश के जो ऋषि मुनि हैं वो जब तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, तो उनके यज्ञों में पानी डाल देते, किसी कान में उंगली डालते, कचरा डालते, लकड़ी डालते, किसी की पूंछ खींच लेते, किसी का कपड़ा खींच लेते। ठीक है, तो परेशान करते। तो उनको श्राप दे दिया था कि जाओ तुम्हारी ताकत, और फिर छोटे हो जाते, कभी दूर चले जाते, कभी पास चले जाते, कभी उड़ जाते। तो उन्हें आनंद आता, बाल मन था उनका। तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम्हें जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम्हें तुम्हारी ताकत का पता नहीं चलेगा। तो जामवंत जी ने कहा कि तुम ये उछल कूद करने के लिए भर्ती नहीं हो। तो शायद मैं सर की जीवन में एक जामवंत के रूप में आया, और मैंने इनको बताया कि सर नहीं आप कर सकते हो, आपको करना है और हमको हमारे लिए करना पड़ेगा, और हम छोड़ेंगे। 6 से 12 का टाइम है, तो हम जो है शाम की टाइम 6 से पहले कर लेंगे, और इधर सुबह 6 के बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस पर एग्री हुए। ठीक है, हम लोग, फिर मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो हम गाड़ी से लेकर जाएंगे, कभी साइकिल से, कभी गाड़ी से सर को लेकर आते हैं वहाँ से रामबाग वाले मैदान में। तो वहाँ पर भी हमारी हेडल्स कम नहीं हुई। वहाँ पर लोगों ने जब कहा कि अरे ओपी आ गया, चूंकि इनका नाम खेल में बहुत ज़्यादा था, इनका और 2-4 लोग और भी थे उनका, तो खेल जब यहाँ पर देखा कि इनका तो अभी ये पूरा कैप्चर कर लेंगे, तो इनका विरोध शुरू हो गया। वहाँ पर किसी ने कहा कि अरे बोले हम ये मैदान पर नहीं करने देंगे,
फिर मेरे चूंकि कर्जिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, भारतीय महिला कुश्ती टीम के कोच रहे हैं, अर्जुन पुरस्कार हैं, कृपा भाई पटेल, कृपा शंकर पटेल। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने वहाँ कोच साहब जो वैद साहब थे, वेद प्रकाश शर्मा, उनको बताया कि अरे वो बच्चों को, हमारे भाई भाई हैं, उनको खेलने नहीं दे रहे हैं यार। फिर उन्होंने वहाँ रामबाग वाले लड़कों ने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई साहब के परिवार के लोग, वो हो गया। हाई जंप, उनके जो गद्दा जो हाई जंप का था, उस पर जंप कराने के पैसे लेते थे 100 रुपये। हम आज 100 रुपये देंगे तब उनसे वहाँ पर जंप करेंगे। ये भी बड़ी कठिनाई थी। तो फिर हमने एक दिन कहा कि सर कल जो है मॉर्निंग में मैं गद्दा बनवाते हैं, हम गद्दा लेके आते हैं और कल शाम को हम जंप करा देंगे आप। हम 18 ही लोग थे, 18 या 36 लोग थे और 18,000 रुपये इकट्ठे हुए थे, 500 रुपये इकट्ठे किए। मेरी जिम्मेदारी थी लकड़ी का स्टैंड बनवाना और पाइप लाना बाहर। मैं चंदन नगर गया, सुबह से लग गया था, सुबह प्रैक्टिस करने आया और चंदन नगर चला गया, स्टैंड बनवाया, बाहर लेके आया पाइप प्लास्टिक का, और 2-3 लड़के जो थे वो मालवा मिल गया और वहाँ उन्होंने रुई के गद्दे और स्पंज के गद्दों का मिक्स करके इतना बड़ा वो बनाया। हम लेकर आए। शाम को जो लड़के दूसरे जो थे उन लोगों को हमने जंप भी करा दी, हमारे जो साथ में और अन्य लड़के थे। और फिर गद्दा, कोई एक चौकीदार था वहाँ पर, उसका टपरा बना हुआ था, वहाँ रोज ले जाके जमा करके आते 50 गद्दे, सभी लोग 1-1, 2-2 गद्दे उठाते और वहाँ जमा करके आते, वहाँ से उठा के लाते, फिर वापस जंप करते। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की उस सेशन को काटने के लिए। शायद आपको तब कुछ रेडीमेड मिल जाता और बहुत कम अब इवेंट्स हो गए हैं, एक मात्र कूदना है या फेंकना है या वो चीज़ नहीं रही। वो हाई जंप का बहुत ही टफ टास्क था हमारे लिए, क्योंकि हम गद्दे अगर यूं ही छोड़ देते तो वहाँ पर कोई उठा ले जाता, कोई खराब कर देता। इसलिए हमको चौकीदार जो थे उनको उनके वहाँ पर भूस के कोठे में रख के आते, वहाँ से उठा के लाते डेली, और फिर जमाना, प्लेस करना, उसके ऊपर तिरपाल बिछाना, फिर जंप कराना, ये सब सारी चीज़ें थी। पूरा दिन ही उसमें निकल जाता था। ये कठिनाइयाँ झेलते हुए सर ने और हमने स्टार्ट किया। तो सिलेक्शन जब हुआ तो हमारा लगभग 30 के लगभग 28-30 के लगभग हमारे सिलेक्शन हो गए और मैक्सिमम सिलेक्शन हमारे इसमें ग्रुप में दिया। और जो उधर किसी ग्रुप में तैयारी करते थे उन लोगों से हमारा कंपटीशन का भी चलता था। तो उनके कंपटीशन भी, चूँकि कंपटीशन में वो मेरे ही बैच में फंस गए थे रनिंग में 1500 मीटर में, तो उनके जो सबसे अच्छे धावक थे उस धावक को भी हमने मतलब उससे मैंने बीट किया उसको। तो जब मेरा फिजिकल था उधर RAPTC के घोड़ा वाले ग्राउंड में, तो बहुत सारे लोग इस तरह से बाउंड्री बनी हुई है तो बाहर की तरफ पूरे आपकी तरह, मतलब दर्शक की तरह की लोग आते थे कि अपने क्लब का आज 5 लड़के दौड़ रहे हैं, 10 लड़के दौड़ रहे हैं, तो सपोर्ट करने वाले ही बहुत आते थे, उनको अंदर नहीं आने देते, तो बाहर से ही चिल्लाते थे। तो उस दिन का मैं डे टॉपर भी रहा, 72 नंबर, लगभग 62 नंबर का फिजिकल था मेरा उस दिन। और हाई जंप में मेरे पूरे नंबर थे। हाई जंप मुझे जो जाट साहब थे सर ने ही अरेंज किया था, इनके सीनियर खिलाड़ी थे, उनको जगराम जाट साहब को बुलाया था, सेल टैक्स में कोई इंस्पेक्टर या किसी रैंक में थे, वो अब रिटायर हो गए होंगे। मैंने उनको भी याद किया था इस खेल में सम्मानित करने के लिए। सुरेंद्र भैया ने हमें गोला सिखाया था जो अभी इसमें रेल GRP में है। हाई जंप के लिए हमने जो है एक कोई एथलीट थे GRP के, कौन थे, कुदाना बताया था उन्होंने। फिर रनिंग का टास्क पूरा साहब के पास था और गोले का भी फिर सर ने कर लिया था। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत, सर के माध्यम से हमारा पूरा एक टीम जमी और हमारा सिलेक्शन हुआ। वो पहला बेस था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे जाने के बाद कुछ इस तरह का कारवा बन जाएगा कि आप ये कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि सर को पता नहीं था कि मैं खिलाड़ी के तौर पर थे और इन्हें पता नहीं था कि मैं कोच भी बन सकता हूँ। जब ये आए तो इनको, चूँकि हमारी भारतीय परंपरा है कि हम कोच को सम्मान देते हैं, सम्मान भी दिया। जब सिलेक्शन सम्मान मिलने लगा, ठीक है, और अच्छे से ग्रुप बन गया, एक जान पहचान हुई कि ठीक है मेरा ये कि ये भी रोल हो सकता है। इसके बाद सिलेक्शन हुए। सिलेक्शन होने के बाद में और अच्छा लगा कि लोग अपने पेरेंट्स के साथ मिठाई लेकर आ रहे हैं और इन्हें अच्छा लगा कि यार मैंने कुछ किसी लोगों को ट्रेन कर दिया और उसका फ्यूचर बन गया। तो आत्मिक संतुष्टि, ये सब चीज़ें जो थी, सर को मोटिवेट की, प्रमोट किया और उन्होंने आगे इस काम को जारी रखने का प्रयास किया। लोग जुड़ते गए और अच्छे से जुड़ते गए। कुछ लोगों के पास में बहुत सारी चीज़ों की कमियां थी, तो हम लोगों ने भी कहा कि अगर किसी के पास किट की कमी है, अब तो सब सक्षम है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। उस समय जब 1-2 बैच आए थे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास जूते नहीं थे, तो किट नहीं थी और भी सारी समस्याओं से जूझ रहे थे। अब तो बहुत सारे कुछ लोग आ जाते हैं, प्रायोजक भी आ जाते हैं, दे भी देते हैं, सस्ते में दे देते हैं, महंगे में दे देते हैं। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम अब इतनी रही नहीं है।
सर ने डाइट का भी हमें काफ़ी कुछ बताया, पूरी रणनीति बताई दौड़ने की कि किस तरह से दौड़ना चाहिए, किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से आपको कर्व लगाना है, किस तरह से फिनिश डालनी है, आपको फिटनेस कैसी रखनी है। मुझे जहाँ तक याद है कि मुझे ग्राउंड में इन्होंने इंजेक्शन भी लगाया, मुझे इंजेक्शन भी लगा देते थे किसी प्रकार का, कोई दर्द मसल्स पेन और कुछ रहता था तो कोई लाल इंजेक्शन आता था उस समय, तो वो जो गर्भवती महिला को लगता है। जब गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं कि 106 हड्डियां टूट जाएं, इतना दर्द होता है माँ को बच्चे को जन्म देने में। उतना दर्द खिलाड़ी को भी होता है जब वो दौड़ता है। तो वही इंजेक्शन मुझे भी लगाया इन्होंने पटक के। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मेमोरी, अच्छी स्वीट मेमोरियाँ हैं। तो मैं जो कुछ भी हूँ कि मैं आज इन्हीं की वजह से हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं आप सब लोगों को, जो नई आने वाली जनरेशन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मैं आपको बता दूँ एक बात और ये भी कि जब हम आलू खरीदने जाते हैं सब्जी के लिए, तो बहुत सारे आलू को छांट के हम अलग कर देते हैं, मगर उन्हीं छटे हुए आलू को लोग समोसे और पानी पूरी में बड़े चाव से खाते हैं। ठीक है, तो आप में से यदि कोई ऐसा बच्चा जो किसी नौकरी में, फ्लैट फुट में, चेस्ट में, मेडिकल रीजन से या रनिंग में या किसी और चीज़ से अगर पीछे रह जाए, तो आप ये मत समझना कि आपकी ज़िंदगी खराब हो चुकी है। हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो और कुछ और प्लान कर रखा हो, मगर आप ज़बरदस्ती इसमें घुसना चाहते हो। ठीक है, तो ईश्वर जो भी करेगा हमारे जीवन के लिए, जो नियति निर्धारित करेगी, वो बहुत अच्छा करेगी। हो सकता है कि आप इसमें आओ और कुछ समय बाद ही आप ड्यूटी करते हुए एक्सीडेंट में या किसी ड्यूटी के दौरान आप मारे जाओ, तो आपका जीवन ही न रहे और आपका परेशान पीछे परिवार हो सकता है कि आप पटवारी बनना ईश्वर बनाना चाहता है, आपको टीचर बनाना चाहता है और आपके हाथ से आपको कोई कोच बनाना चाहता है और आपके हाथ से कोई अच्छा स्टूडेंट निकल जाए और वो बड़ा नाम करे। ठीक है, और कोई अच्छा टीचर बच्चा निकल जाए तो वो बहुत बड़ा अफसर बन जाए, कोई अच्छे खेती किसानी के किसान बन जाओ, आप कुछ भी बन सकते हो। आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा नाम कर सकते हो। केवल काम करते रहना है उसमें। यहाँ से अगर किसी प्रकार से आपको निराशा होती है तो आपको छोड़ना नहीं है, काम करते रहना है, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। फील्ड कोई सी भी हो सकती है। कहते हैं ना कि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ में लकीरें नहीं होती या हाथ ही नहीं होते। मैंने बहुत सारे ऐसे दोनों हाथ, पैर और कान जिनके सही सलामत हैं, उनको मजदूरी करते हुए देखा है, और ऐसे बिना हाथ के, कान और श्रवण शक्ति नहीं है और दिव्यांग हैं, उनको कलेक्टर बन के IAS ऑफिसर के रूप में सेवाएं देते देखा। ठीक है, तो काम करते रहना है ना। निकम्मे और निकृष्टों के लिए तो घर में पड़े हैं कई लोग। ठीक है, तो आपको काम करते हुए रहना है। और इसी तरह से मैं अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपके ऊपर वर्तमान की भी जिम्मेदारी है सुधारने की। आपके जो पास्ट है, जो भूतकाल है आपका, उसको भी सुधारने की ज़रूरत है और भविष्य को भी संवारने की ज़रूरत है। इन तीनों की जिम्मेदारी आपके ऊपर। इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से ऐसे बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि कॉरपोरेट में जितने लोग होते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है, कई सेमिनार्स किए जाते हैं, मगर फिर भी लोग कंपनियों में ठीक से जॉब नहीं करते हैं। ठीक है, कितने सेमिनार होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, और एक वहीं सेना का जवान जो होता है उसे कोई मोटिवेट करने नहीं आता। वो अपनी घर की परेशानियों से और अपनी ज़रूरतों से जाकर वहाँ पर भर्ती होता है और वहाँ जाकर वो अपनी जान दे देता है। तो क्या कारण है कि एक वहाँ पर इतना बताने के बाद और अच्छी सैलरी मिलने के बाद भी और कम काम करने के बाद भी वहाँ पर आदमी इतना मोटिवेटेड नहीं होता और एक व्यक्ति अपनी जान दे देता, परिवार और बच्चों को भी छोड़ देता पीछे। इसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण वही है कि आपने देखा होगा मोटिवेशन कि जिस तरह से ट्रेनिंग उसका कारण है, मूल ट्रेनिंग व्यक्ति का वो मूल है जो व्यक्ति के जो माइंडसेट को जो है पूरा परिवर्तित कर देती है। आपने देखा होगा एनडीए में सेलेक्ट होकर जो बच्चे जाते हैं परीक्षा पास करके, वहाँ एनडीए में 18 स्क्वाड्रंस होते हैं, 18 डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग स्क्वाड्रंस होते हैं। उनमें सिलेक्शन होने के बाद में
उन बच्चों को उन 18 स्क्वाड्रंस में बांट दिया जाता है, और वो उनके जो सीनियर होते हैं और सुपर सीनियर होते हैं उस समय, तो नए बच्चे नए ऑफिसर्स जो भर्ती होते हैं उनको अपने स्क्वाड्रन में लेकर जाते हैं, और वहाँ पर उनको हॉल ऑफ फेम में दिखाते हैं कि हमने कितना अचीवमेंट किया। हमारा जो अलग अलग नाम रहते हैं उनके, किसी का भगत सिंह रहता है, किसी का विवेकानंद, किसी का कावेरी, किसी का गंगा, इस तरह के स्क्वाड्रंस जो भी अलग अलग नाम से रहते हैं। हमारे इनके वर्षों से, जब से एनडीए जो चल रहा है तब से कितनी अचीवमेंट्स हैं हमारे, वो दिखाता है। इस तरह से दिखाने से वो स्टूडेंट, जो नया नवागत स्टूडेंट है, जो नया नवागत ऑफिसर है, उसके ऊपर इनडायरेक्टली एक जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि हमारी कितनी महान लेगेसी है, अब तुम्हें इसको मेंटेन करके चलना है। तो वो बच्चा अच्छा करने का प्रयास करता है, और फिर वो ग्राउंड में लेकर जाते हैं और उसको ट्रेनिंग देते हैं, और आपस में टूर्नामेंट होते हैं। टूर्नामेंट में होते हैं तो जो लोग हारते रहते हैं, जिनका ज़्यादा हार मिलती है, उनको उनके सीनियर रगड़ा पट्टी देते हैं कि नहीं, हमें हारना नहीं है। अगर हम हारेंगे तो जब हम फेयरवेल लेंगे तो तुम्हारे जैसे कमजोर हाथों से हम फेयरवेल लेना नहीं चाहते। और फिर जो नए लोग आएंगे उनको हॉल ऑफ फेम में हम क्या दिखाएंगे कि हमने क्या अचीव किया, हम तो कुछ अचीव ही नहीं कर पाए। तो आपके ऊपर उसी तरह से उस बच्चे के ऊपर उनके भूत की, उनके पीछे की लेगेसी की जिम्मेदारी भी होती है। आने वाले जो समय है, भविष्य है, उसकी आने वाले जो नए ऑफिसर्स है उनसे आंख मिलाने की चुनौती भी होती है, अपितु उनके वर्तमान को संवारने की भी जिम्मेदारी होती है। इसी तरह से मैं आज जो यहाँ पर हूँ, मैं आपका भूत हूँ, ठीक, पीछे वाला काल। तो जब मुझे पता चला कि जो मेरा एनडीए है, ये जो चल रहा है और इसके स्क्वाड्रंस जो हैं, इनकी महान लेगेसी है, बहुत अच्छे सिलेक्शंस में है यहाँ से, और अगर आप सिलेक्शन नहीं लेंगे तो आगे आने वाले बच्चों को हम क्या दिखाएंगे? आप क्या दिखाओगे? आपको भी तो आना है इसी तरह से, जहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ उस जगह आप भी आएंगे। तो आप नए बच्चों को क्या दिखाएंगे कि हमने किस तरह की मेहनत की? तो आप मेहनत करेंगे, अच्छे सिलेक्शंस लेंगे, तब एक दिन आप आकर यहाँ पर आने वाले जो जनरेशन है उनसे आंख मिला पाएंगे, ठीक है, और अपना भविष्य भी संवारेंगे, आप वर्तमान भी संवारेंगे। इस तरह से मेहनत ही करनी होगी आपको, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और कहते हैं कि एक महफिल में बहुत अच्छे रंग की तलाश थी, और मैंने खाकी रंग बताया और समा बन गया। खाकी रंग की अपनी अलग पहचान है, इसकी अपनी अलग गरिमा है। इसके अंदर हम हमारे भविष्य को संवार भी सकते हैं और हमारे जीवन को उजाड़ भी सकते हैं। बहुत सारे रात दिन आए दिन पेपर में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ते होंगे कि बहुत सारे लोग तो हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर कुछ लोग जो होते हैं वो इसी खाकी को बदनाम भी कर रहे होते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको किस तरह का खाकी वियर करने वाला ऑफिसर बनना है, वो आपको डिसाइड करना। आपके स्वयं के चारित्रिक रूप से भी, फिटनेस और स्वास्थ्य के रूप में भी, कार्य के रूप में भी, और लोगों को क्या आप मैसेज देंगे उस तौर तरीके से भी आपको किस तरह से काम करना है, वो ऑफिसर कैसा बनना है। बनना तो सब चाहते हैं, मगर कुछ इस माइंडसेट से आते हैं कि मुझे जागते ही कमाई में जुट जाना है, और वो वाली कौन सी कमाई है? वो अवैध कमाई में जुट जाना है। तो उस कमाई में यदि आप जुट जाओगे तो किसी न किसी दिन जो है उसमें, उस कमाई में 100 में से 90 लोग जो हैं वो निपट जाते हैं, और 10 लोग ही मुश्किल से सक्सेस होते हैं, जिनको देखकर वो बाकी 1000 लोग मोटिवेट होते हैं कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा कमाई होती होगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये विभाग जो है सेवा के लिए बना हुआ, आम जनता की सेवा के लिए, लोगों को सर्विस देने के लिए, न कि अपना पेट भरने के लिए इलीगल तरीके से। गवर्नमेंट बहुत अच्छी सर्विस देती है, सैलरी देती है। पहले का ज़माना अलग था कि जब मुझे मालूम है कि सन 2002 से पहले बहुत कम सैलरी मिलती थी। पहली बार 2004 में शायद एक पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ा था पुलिस का 60 रुपए का, और तब से जो लगातार पुलिस की सैलरी बढ़ती आई है, तो अभी काफ़ी सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है।
हमें किसी प्रकार से कोई चीज़ों की लीगल काम करने की ज़रूरत नहीं है कि हम वो करके हमारा परिवार का पालन पोषण करने का आदर्श जीवन हम जी सकते हैं। कहते हैं ना कि मैं आपको कहूँ कि आप हो सकता है कि पढ़ लिख के बहुत बड़े अधिकारी भी बन जाएं आप में से। हमारे यहाँ से बहुत सारे कांस्टेबल्स हैं जो जज बने हैं, जो और आगे डीएसपी बने, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स भी बने, कांस्टेबल्स भी। आप में से भी कुछ आगे जॉब में जाएंगे तो वो बहुत अच्छे, बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं। और मैंने बहुत बड़े अधिकारियों को देखा भी है। मेरा रात और दिन ऑफिसर्स के साथ रहना होता है और सुनना करना व्यवहार में देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे बहुत बड़े ऑफिसर्स जो हैं वो इतने अच्छे अधिकारी नहीं हैं जितना उनको होना चाहिए। उनका उनके सबऑर्डिनेट्स के साथ बिहेव अच्छा नहीं है, चारित्रिक रूप से ठीक नहीं है, या उनका घर में व्यवहार ठीक नहीं है, या वो एक भ्रष्ट ऑफिसर के रूप में है। तो आप एक बड़े ऑफिसर बन सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं है। आपका अगर एकेडमिक एजुकेशन अच्छा है, आपने अच्छी मेहनत की है, टाइम पीरियड में ही अच्छी मेहनत कर ली है, तो आपने एग्ज़ाम निकाल लिया, आप एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। मगर एक अच्छे अधिकारी बनने के लिए आपको बहुत कुछ जो है करना पड़ेगा। तो बहुत अंतर होता है एक बड़े अधिकारी में और एक अच्छे अधिकारी में। आप पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन सकते हो, मगर एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बहुत कुछ चीज़ें अपने जीवन में सेट करके रखनी पड़ेगी। उस हिसाब से आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। तो इस तरह से कहने के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सुबह से वर्कआउट कर रहे हैं, आपको अब घर जाके डाइट वाइट लेना है, डाइट का सेशन है। मैं अब इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी शिक्षा आपके आचरण में, आपके चरित्र में, आपके क्रियाकलाप में और आपके व्यवहार में नज़र नहीं आती है तो आपकी जो डिग्रियां हैं हासिल की हुई कागज़ के टुकड़े के समान है, उनका कोई इतना उपयोग नहीं है। तो आपकी जो एजुकेशन है वो आपके चरित्र में दिखना चाहिए, आपके व्यवहार में नज़र आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद गुरु। मुझे भी नहीं मालूम था कि आज ये कारवां इस शख्स बना जाएंगे, जो इनकी देन है। काफ़ी मेरे से ज़्यादा चुनौतियों का सामना इन्होंने किया जब मैंने शुरुआती तौर से जब ये एकेडमी डाला था, क्योंकि उस समय ये समझिए कि इतनी बड़ी चुनौतियां, इतनी दुर्घटनाएं सामने आई, सबसे फेस करते रहे। और मैंने देखा है जीवन में पुरुषोत्तम एक आरआई ही नहीं, एक हमारे साथ जब पुलिस में विभाग में थे, आरक्षक थे, एक आदर्श पुलिस स्थापित करते थे। इनके अंदर एक कोई किसी प्रकार का करप्शन नहीं था। इनको देख के लोग प्रेरणा लेते थे। लोगों से पैसे लेना, ये वो जो पुलिस में करप्शन कई जिस तरह से सर ने बताया, इस तरह से इनके अंदर नहीं था। और आज भी यही है, इतने बड़े ओहदे पर होने के बाद भी एक आदर्श अधिकारी के रूप में ये जाने जाते हैं। मैंने कुछ चीज़ें इनसे सीखी है, और अगर आप ईमानदार हो तो ऊपर वाला आपको कहीं न कहीं से देगा। जब मैं इंदौर में आया था उस समय एक नोटरी का प्लाट मैंने लिया था 12,000 रुपये में, महालक्ष्मी में नोटरी का प्लाट था। वो भी नोटरी का प्लाट समझते हैं कि रजिस्ट्री नहीं है तो कोई क्लियर नहीं होता। वो नोटरी का प्लाट आज मेरा शायद है कि 1 से 1.5 करोड़ का होगा। शायद आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से, अन्यथा हम 1.5 करोड़ रुपए पुलिस फायर ब्रिगेड से तो नहीं कमा सकते थे। तो ऊपर वाला जब देता है ना तो दोनों हाथ से देता है, छप्पर फाड़ के देता है। तो अगर आप ईमानदार हैं तो बिल्कुल आपको ईमानदारी का कहीं न कहीं परिणाम मिलेगा। किसी गरीब को सताकर, किसी को परेशान करके अगर आप लेंगे तो उस समय तो जरूर संतुष्ट रहेंगे, मगर दीर्घायु में आपके लिए एक नुकसानदायक रहेगा। जैसा कि अभी पूर्व ने बताया, अब आपके पास कई
इस तरह से वर्दी लगा के आए, कई चीज़ें आपको बताई होंगी, मगर जो एक आदर्श शब्द इन्होंने दिया है, जो चीज़ें बताई हैं, तो ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं। ग्राउंड की अपनी तारीफ करके सब चले जाते हैं, मगर ये चीज़ें कुछ आपको जीवन में उतारने वाली चीज़ें आपको मैंने भी इन्हीं से बहुत सारी सीखा चीज़ें, और आपसे भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो देखता हूँ कि जब दो बच्चों की महिलाएं जब आप लोगों के साथ दौड़ते हैं, आप लोगों के साथ दौड़ते हैं, हम अपने आप में सोचते हैं कि इनका ये कठिन जीवन कैसा है। अभी एक वंदना लड़की आई, बताई कि मैंने आज आते से डांटा, क्यों कल क्यों नहीं आई थी। बोली सर बच्चा तो ठीक है मगर अभी भी सीरियस है, रात को 3 बजे तक मैं उसके साथ जगी और फिर मेरे को कैसे करके किसी को मैं देखा के लाई कि सब मेरे बच्चे को देखना। और वो 3 बजे तक रात में उस बच्चे को, बीमार बच्चे को परवरिश करने के बाद 2 घंटे के लिए दिखा के आई कि मेरे बच्चे को देखना। वो यहाँ पर कैसे वर्कआउट करी होंगी एक बीमार बच्चे को छोड़ के आके, और इनका करियर भी सामने है। ये चीज़ें सब प्रेरणादायी चीज़ें हैं कि रात भर जगने के बाद वो ऐसी महिला दौड़ रही है। ये हम लोगों के लिए एक आदर्श की बात है, सोचने की बात है। हम लोग रात भर सो के नहीं आ पाते, ऐसे लोग रात भर जगने के बाद, वो भी बच्चे के साथ, बीमार बच्चे के साथ जग के रहना, उसके बाद बीमार बच्चे को छोड़ के यहाँ आना और उसके बाद वर्कआउट करना, फिर वापस जाना, ये वाकई में यहीं से सीखने को सब कुछ मिलता। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनका उदाहरण मैं नहीं देना चाहता हूँ, बहुत से विपरीत परिस्थितियों में आप हैं, मैं तो आप ही लोगों में से सीखता हूँ। मगर जीवन का मकसद तो मुझे मिल गया, मुझे ये मालूम है। अब तो मुझे लगता है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश झुकाएं, इस पथ जाएं वीर अनेक। आज पुरुषोत्तम जी आपके लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा गोला मिलता है, जो वहां पर फेंका जाता है, वो लेकर के आए हैं। वो ये आप लोग देख सकते हैं, अभी वहीं बैठे रहेंगे, देख सकते हैं। और 2-4 चीजें और छोटी छोटी मैं बताना चाहूंगा जो आज के लिए है कि जो जाने वाले हैं तो पहली चीज का ध्यान रखेंगे कि वार्म अप करके अंदर जाएंगे। दूसरी चीज का ध्यान रखेंगे कि सीटअप जरूर लगा के जाएं। तीसरी चीज का ध्यान रखेंगे कि आप लोग जो वहां अंदर जाएं तो जल्दीबाजी अंदर जाने में ना करें, 10-5 बैच चल दौड़ जाने दीजिएगा उसके बाद, क्योंकि हार्ड सरफेस पे ही आपका अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा। सॉफ्ट रहेगा, पानी गिरा रहेगा तो उसमें आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएंगे। इसलिए भले आप 6 बजे जाइए, 6:30 बजे जाइए, मगर जल्दी दौड़ने का प्रयास न करिएगा। वहां पर भी आपको ये बोलेंगे कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर के बीच में जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। तो आपके लिए नहीं रहेगा कि वो रोल नंबर निकल जाएगा तो आपको दौड़ाएंगे नहीं। आप नहीं दौड़ने जाइएगा, 10-5 बैच निकल जाए तब उसके बाद दौड़िएगा। जो भी अला बला है, जो भी कीचड़ उचड़ है, जो भी है समस्या, अगर भर्ती रुकती है या कि और कोई दिक्कत आती है तो हो जाने दीजिए, आप लास्ट में जाइएगा। तीसरी चीज का ध्यान रखिएगा कि जो 15 का बैच बना के ले जाएं, तो 15 के बैच में आपका नाम